नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने लैंगिक विषमताएं और जो रूढ़िगत धारणाएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज की इस क्लास में भी हम इन्हीं लैंगिक विषमताएं और जो रूढ़िगत धारणाएं हैं इनको जारी रखते हुए शिक्षा में बालिकाओं की कम भागीदारी और जो अपव्यय की दर है उसके ऊंचे रहने के प्रमुख क्या क्या कारण हैं, इन कारणों की पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। लैंगिक विषमताएं तथा रूढ़िगत धारणाएं हैं, इनके अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा में कम भागीदारी एवं जो अपव्यय की ऊंची दर है उसके क्या कारण हैं, इन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है पारिवारिक सामाजिक कारक, और इसमें भी जो पारिवारिक हमारी परंपराएं हैं और कम उम्र में शादी कर देना आदि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बालिका चाहे कैसे भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की हो, उसकी शिक्षा उसके पारिवारिक विचारों और धारणाओं से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। मध्यकाल से ही जो महिलाएं हैं इनको घरेलू कार्य की जिम्मेदारी दे दी जाती है कि महिलाएं घरेलू कार्य करेगी, साथ ही जो परिवार के बच्चे हैं, परिवारजन हैं, उनकी देखभाल करेगी। इसको ही परंपरागत या पुश्तैनी कार्य मान लिया गया है। तो ये सारे कार्य बालिकाओं को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजना घर के कार्यों में बाधा मान लिया जाता है। इस प्रकार से ये जो परंपरागत कार्य है, वितरण है, वो महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा में एक प्रमुख बाधा का कार्य करता है। इसी प्रकार हम कुछ डाटाज देखें तो वर्ष 1930 तक बालिकाओं की शादी की जो न्यूनतम वैधानिक आयु थी वो 14 वर्ष थी, जिसे हमने आज़ादी के बाद सन 1950 में बढ़ाकर न्यूनतम 18 वर्ष कर दिया। लेकिन फिर भी कानूनी व्यवस्था के बावजूद भी 1991 की जनगणना के आंकड़े हम देखें तो हमें पता चलेगा कि तात्कालिक जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनमें से लगभग 53% 18 वर्ष से कम आयु की थी। और जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1993-94 में हुआ था उसके अनुसार भी हम देखें तो लगभग 33% महिलाएं हैं वो शादीशुदा महिलाएं 15 वर्ष से कम आयु की थी। बात करें हमारे राजस्थान की तो अक्षय तृतीया का त्यौहार, जिसे हम प्रतिवर्ष आखा तीज के रूप में मनाते हैं, उस दिन पूरे राजस्थान भर में 50,000 से अधिक जो कम आयु की बच्चियां हैं उनके हाथ पीले कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पर्दा प्रथा और जो सामाजिक रिवाज है वो भी किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। तो हम देखें तो कहीं ज़्यादा और कहीं कम पूरे भारतवर्ष में जो बालिकाओं का यौनारंभ काल है यानी 12 से 14 साल, उसे ही चाहे वो विवाहित हो या नहीं हो उसको पर्दे में अर्थात लड़कों से अलग रखने की प्रथा पाई जाती है। और महिलाओं की और बालिकाओं की जो माहवारी यानी पीरियड्स के दिन हैं उनके दौरान उसको निर्जन स्थान या पारिवारिक गतिविधियों से अलग रखना प्रारंभ कर दिया जाता है। और बालिका और महिलाओं के जो यौन विषय है उनको परिवार की इज्जत के साथ देखा जाता है, जो कि उनकी जो बाह्य गतिविधियां हैं, घर के बाहर की गतिविधियां, उनको सीमित कर देती है। इस प्रकार के जो रीति रिवाज है वो बालिकाओं को विद्यालय अथवा महाविद्यालय से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा देखते हैं हम सामाजिक पारिवारिक अपेक्षाएं। सामाजिक पारिवारिक अपेक्षाओं हम देखें तो इसके अंतर्गत 19वीं शताब्दी से ही संपूर्ण विश्व में महिलाओं की शिक्षा दीक्षा किस रूप में होनी चाहिए, लड़के और लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए या सेपरेट होनी चाहिए, इस पर निरंतर बहस चल रही है। और आज़ादी के बाद हमारे देश में जितने भी शिक्षा से संबंधित आयोग और समितियों का गठन किया गया, उन सब ने अपनी रिपोर्ट्स में लड़कों के समान ही लड़कियों की शिक्षा की वकालत की है, अर्थात समावेशी शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन वही बात है कि वास्तविक जो हालात हम देखें तो इससे कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी उन
लड़कियों को छोड़ दें हम, जिनको अपना विषय क्षेत्र और कार्य क्षेत्र चुनने की स्वतंत्रता है, उनके अलावा जो अधिकतर बालिकाएं हैं उनका कार्य क्षेत्र या विषय चयन है उनमें पारिवारिक बाध्यता को स्वीकार करना होता है। हम देखते हैं कि जो कला के विषय हैं उनके प्रति महिलाओं का रुझान स्पष्ट दिखाई देता है, और व्यावसायिक विषय जितने भी हैं उनमें मुख्य रूप से महिलाएं टीचिंग और नर्सिंग, इस प्रकार के जो विषय हैं उनमें महिलाएं आकर्षित होती है। विज्ञान और जो तकनीकी और हायर एजुकेशन है उसके प्रति आकर्षण उनका कम दिखाई देता है, हालांकि उसके पीछे अनेक पारिवारिक और सामाजिक कारण होते हैं। हम पिछले कुछ दशक की बात करें तो इस दिशा में काफ़ी सुधार हमें देखने को मिला है, और बालिकाओं का रुझान हायर एजुकेशन और विशेष तौर से जो लड़कों के लिए जो कोर्सेज माने जाते रहे हैं, IIT, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है उनमें प्रवेश लेने की दर भी बढ़ी है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो बालिकाओं की बजाय बालकों को तकनीकी और हायर एजुकेशन में निवेश करने को प्राथमिकता देते हैं, चाहे बच्चा और बच्ची दोनों की अभिवृद्धि समान ही क्यों नहीं हो। और साथ ही ये जो हम देखते हैं कि अधिकतर रूप में बालिकाएं हैं, इन बालिकाओं को एक अच्छी पत्नी और एक समर्पित माता की भूमिका के रूप में समाज देखता है, और उसके पास यदि समय है तो वह शिक्षक या क्लर्क आदि का कार्य करने के बारे में सोच सकती है। यही सोच बालिकाओं की उच्च शिक्षा में बाधा का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखते हैं हम शिक्षा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उच्च व्यय है उसके बारे में देखें तो हम विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को देखें तो वे यही दर्शाते हैं कि शिक्षा के प्रति जो अरुचि और गरीबी, ये दो प्रमुख कारण हैं जो बालिकाओं को शिक्षा से दूर रखने का कार्य करते हैं। अधिकतर जो गरीब परिवार है वो परिवार बालिकाओं को घरेलू कार्य के रूप में अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनका ख्याल रखने, पशुचारण, खेतों में छोटा मोटा कार्य, इन कार्यों में तक ही उनकी सोच होती है, और इससे जो है परिवार को प्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष आय भी नहीं होती है। किंतु जो गरीब परिवार हैं वहाँ माता और पिता दोनों ही श्रमिक के रूप में या किसी भी रूप में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो घरेलू कार्य है उसकी जिम्मेदारी घर की बेटियों के ऊपर आ जाती है, और ये जो मजबूरी है बालिकाओं को विद्यालय जाने से रोकती है। दूसरी ओर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके लिए कोई विशेष प्रकार के रोजगार की आशा या संभावना भी नहीं रहती है। इसी प्रकार हम देखें तो हमारे समाज में दहेज प्रथा है। जो मध्यम वर्ग जो परिवार है के माता पिता हैं वो लड़कियों की शिक्षा पर निवेश करने की बजाय वही धन उनकी विवाह में दहेज के रूप में देने में उपयुक्त समझते हैं, और जो उसकी शिक्षा पर पैसा खर्च होना चाहिए वो उसके शादी और दहेज के रूप में खर्च कर दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, शैक्षिक सुलभता की अपर्याप्तता। इसके अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे घर से विद्यालय की भौतिक दूरी। घर से विद्यालय की जो भौतिक दूरी है वो महिलाओं को शिक्षा में बाधक बना है। जो हमारी पारिवारिक जो पद है, सामाजिक प्रतिबंध है, उनके कारण एक निश्चित आयु के बाद बालिकाओं का घर से दूर के विद्यालयों में जाना संभव नहीं हो पाता है। इस कारण से जो अनेक बालिकाएं हैं वो विद्यालय बीच में ही छोड़ने को उनको मजबूर होना पड़ता है।
एक 1992 का वो अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण है, वो कहता है कि लगभग 7% आबादी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर से दूर था तथा लगभग 3% आबादी के क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय है वो 2 किलोमीटर से दूर था। इस प्रकार एक और छोटी आयु की बालिकाओं को दूर के विद्यालय में भेजने में बाधाएं आती हैं, तो दूसरी ओर बड़ी आयु की बालिकाओं का विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक कारक हैं उन कारणों से विद्यालय दूर के विद्यालय भेजने में बाधाएं आती है। दूसरा है विद्यालय समय सारणी में लचीलेपन की कमी, यानी विद्यालय समय सारणी का कम लचीला होना। विद्यालय की जो वार्षिक और दैनिक समय सारणी है वो बालिकाओं के जो घरेलू कार्य का जो ढांचा है और जो मौसम और परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल नहीं होने से भी एक अनेक जो बालिकाएं हैं वो विद्यालय में नहीं जा पाती है और विद्यालय में उनका नामांकन जो है प्रभावित होता है। बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय समय सारणी को लचीला बनाकर और इन बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। साथ ही हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो महिला शिक्षक है उनकी भी पर्याप्त संख्या हमारे विद्यालय में नहीं है। 1991 तक जो प्राइमरी स्कूल से उसमें लगभग 29% तथा जो उच्चतर प्राथमिक स्कूल से हैं उसमें लगभग 33%, और जो सेकेंडरी स्कूल्स की हम बात करें तो 32% महिला अध्यापकाएं मौजूद थी, जो उसके वास्तविक प्रतिनिधित्व के बराबर नहीं है। लेकिन अभी के वर्षों में हम देखें तो माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2001 की जो हम स्थिति देखें तो उसमें कुछ सुधार आया है। देखते हैं नेक्स्ट, बालिका विद्यालयों की अपर्याप्तता, यानी कि जितना प्रतिनिधित्व बालिकाएं रखती हैं उस रूप में उनके लिए विद्यालय हम अभी तक नहीं बना पाए हैं, और बना भी पाए हैं तो उनमें संसाधनों की कमी, शिक्षकों की कमी आदि से हम जूझ रहे हैं। तो भारत में अनेक प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ग ऐसे हैं जो बालिकाओं को बालकों के साथ सह शिक्षा प्रदान करने को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में अलग से बालिका विद्यालय की आवश्यकता महसूस की जाती है, लेकिन ऐसे विद्यालयों की संख्या मुश्किल से 10 से 15% है, जो उनके वास्तविक जो प्रतिनिधित्व है उसके अनुसार बेहद कम है। तो उपयुक्त जो मुख्य कारक हैं, इनके अलावा भी अन्य कारक हैं, जैसे भौतिक संरचना एवं जो उपकरण हैं उनकी अपर्याप्तता, उनको मोटिवेट करने वाली जो योजनाएं हैं वो अपर्याप्त है या बहुत कम है। साथ ही जो छोटे बच्चों की देखभाल की सुविधा है उसका भी अभाव देखने को मिलता है, और ये बालिका शिक्षा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शिक्षा की विषय वस्तु का बालिकाओं की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप नहीं होना। बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होना, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं तो हम देखेंगे कि शिक्षा की जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु का बालिकाओं की आवश्यकता के अनुरूप न होना भी एक मुख्य कारण हम मान सकते हैं जो कि बालिका शिक्षा को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत पहला हम देखेंगे अव्यावहारिक शिक्षण विधियाँ, यानी ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग जो अभी के समय में व्यवहारिक नहीं है। तो विद्यालयों का जो आधार है वो अनेक नियमों एवं कानून, जो कि नामांकन, उनकी परीक्षा में उत्तीर्णता, निश्चित पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई, उनकी समय सारणी, पुरस्कार, दंड आदि से संबंधित होती है।
ये नियम कठोर पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम आदि किसी भी एक तरीके को लागू कर लिखे गए होते हैं। यानी इसमें कोई वो विविधता के परिप्रेक्ष्य को नहीं देखकर एक ही रूप में लिख दिया जाता है और प्रत्येक परिस्थिति में इनका प्रभावी होना जरूरी नहीं है। और विशेषकर जो ग्रामीण, आदिवासी ऐसी परिस्थितियों तथा जो महिलाएं हैं उनके लिए एक भिन्न प्रकार के संदर्भ की आवश्यकता महसूस की जाती है। और इस संदर्भ के अभाव में अनेक जो नामांकित बालिकाएं हैं वो विद्यालय के वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाती हैं, जो उनके विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कार्य बनता है। तो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं उनको महिला और बालिका शिक्षा के अनुरूप बनाना चाहिए। दूसरा है पाठ्यक्रम एवं जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें बालिकाओं की उपेक्षा की गई है। इसके बारे में हमने पिछले लेसन में भी बात की थी कि विभिन्न प्रकार के जो शोध कार्य हुए उनमें देखा गया कि पाठ्य सामग्री और जो पाठ्य पुस्तकें उनमें महिलाओं को और बालिका को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। चाहे उसमें उदाहरण को हम देखें, उसमें पाठ्य पुस्तक में छपे चित्रों को देखें, वो पुरुष प्रधानता ही अभी तक स्वीकार किए हुए हैं। तो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में बालिकाओं की उपेक्षा इस रूप में होती है। हम देखें तो बहुत ऐसा भी पाया जाता है कि जो व्यक्ति व्यवहार में धर्म, वर्ग, जाति आदि जो चर हैं इनके साथ साथ लिंग भी एक पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है। एक शिक्षक भी उससे अछूता नहीं रह सकता। इसी प्रकार जो पाठ्य पुस्तकें हैं और जो पाठ्यक्रम है उसमें भी पुरुष वर्चस्व वाले समाज का असर हमें दिखाई देता है। तो पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम का बालिकाओं की आवश्यकता के अनुरूप न होने के कारण बालिकाओं का अरुचिपूर्ण लगना और उनकी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को प्रभावित भी करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारक तथा इन सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का बालिका की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक थैंक यू।